हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम जहाँ ख़त्म किए थे, लास्ट में शायद आवाज़ नहीं आ रही थी कुछ, तो जहाँ पर हम ख़त्म किए थे वहाँ से कंटिन्यू करते हैं साथ में, ठीक है। लास्ट में हम लोग ने ये क्वेश्चंस किया था जो JEE 2022 का था कि लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टेक्स इतना इतना इतना, इस टाइप का सवाल हमने किया था, ठीक है ना। कोलिनियर वगैरह यहाँ से हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकाले थे। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। एक दो बढ़िया क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो एक बढ़िया क्वेश्चंस देख पा रहे हैं यहाँ से, क्या बोले, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन XY प्लेन ईच हैविंग वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड अदर वर्टेक्स लाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। इफ ईच ट्राइंगल इन S हैज़ एरिया 50 स्क्वायर यूनिट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितना होगा। मतलब देखिए, बहुत अच्छा बात बोला है, क्वेश्चन काफ़ी खूबसूरत है। क्वेश्चन को देखिए तो क्या बोल रहा है कि S एक सेट ऑफ ट्राइंगल है। S एक सेट ऑफ ट्राइंगल है, किस प्लेन में, XY प्लेन में है। एक XY प्लेन बनाते हैं, उस प्लेन में मान लेते हैं यहाँ पर कुछ बोलते हैं, एक प्लेन है ऐसा कुछ, XY प्लेन बना लिया, ठीक है ना। XY प्लेन है, मान लेते हैं ये X एक्सिस है, ये X डैश है, और ये Y है, और ये Y डैश है, ठीक है। ऐसा कुछ एक प्लेन बना दी, ठीक है। अब इस प्लेन बनाए, इसमें क्या बोल रहा है कि ईच हैविंग वन वर्टेक्स एट ऑरिजिन, मतलब जितने भी ट्राइंगल बनाएंगे उसके वर्टेक्स कहाँ पर रहेंगे, ऑरिजिन पे। मतलब हम एक ट्राइंगल जैसा बनाए हैं तो ये वर्टेक्स ऑरिजिन पे रहेगा, कहाँ रहेगा, एक वर्टेक्स ऑरिजिन, ठीक है ना। तो अब आगे बाकी दो वर्टेक्स के बारे में क्या बोल रहा है, एंड अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। मतलब जो भी कोऑर्डिनेट होंगे सारे इंटीजर में होंगे, किसमें होंगे, सारे इंटीजर में, किसमें होंगे, इंटीजर में। और वो जो लाई करेंगे बाकी दो वर्टेक्स, वो या तो इस एक्सिस पे रहेंगे या तो इस एक्सिस पे रहेंगे, है कि नहीं। तो ट्रायंगल देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से ट्रायंगल बनाने का, तो एक वर्टेक्स ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि वो वर्टेक्स, एक वर्टेक्स यहाँ लाई करे, मान लीजिए यहाँ लाई कर दिया, एक वर्टेक्स यहाँ लाई कर दिया, तो क्या मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, है कि नहीं, एक ट्रायंगल बना। तो एक ट्रायंगल ऐसा ही बनने का चांस हो सकता है कि मेरे पास ओरिजिन यही रहे, ओरिजिन यही रहे, एक वर्टेक्स यहाँ रह जाए, हो सकता है इस वर्टेक्स यहाँ हो जाए और यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाए, है कि दूसरा ट्रायंगल ऐसे बन सकता है कि नहीं। तो और तीसरा का बात करें तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि एक ट्रायंगल ऐसे रहे, ऑन यार मान लो एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ है, यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाए। और ठीक उसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास ऐसा भी हो सकता है, चांसेस हैं कि एक वर्टेक्स यहाँ हो जाए, एक वर्टेक्स यहाँ हो जाए, है ना, और यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाए, है कि नहीं। बस कंडीशन ये रहे कि हर एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो, एरिया क्या हो, हर एक ट्रायंगल का एरिया क्या बोला है, 50 स्क्वायर यूनिट, याद रहे। देखिए इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, जो भी ट्रायंगल बना है उसका एक खास बात है। खास बात ये है कि उसका खास बात ये देख पा रहे हम कि इसमें ये अगर मान लेते हैं परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये हो जा रहा बेस, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये हो जा रहा बेस, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जा रहा बेस। मतलब परपेंडिकुलर एंड बेसिस आर द कोऑर्डिनेट्स ओनली, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रायंगल है ना, साइड ऑफ द ट्रायंगल जो आ जा रहा है कि नहीं है। है ना। तो अब हम देखिए यहाँ से समझते बात को, कैसे फिर अप्रोच करेंगे सवाल को। तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि हमको एरिया क्या चाहिए, तो एरिया इज इक्वल कितना दिया है, 50 स्क्वायर यूनिट। एरिया अगर 50 स्क्वायर यूनिट दिया है तो हम क्या बोल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 50 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से बेस इंटू हाइट का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर यूनिट। मतलब बेस इंटू हाइट हम कितना चाहते हैं, 100 चाहते हैं, कितना चाहते हैं, है ना, 100 चाहते हैं, ठीक है। बेस इंटू हाइट कितना चाहते हैं, 100 चाहते हैं, बिल्कुल सही। और ये हम एक ट्रायंगल के लिए बात करें, फॉर वन ट्रायंगल, मतलब यहाँ से हमको बताना है कि ये 100 की वजह से कितना तरह का ट्रायंगल्स बन सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से PNC का कंसेप्ट लग जाएगा। किसका कंसेप्ट लग जाएगा, PNC कंसेप्ट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो हम लोग
नंबर ऑफ डिविजर्स निकालते हैं ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मान लेते हैं दो चीज़ का प्रोडक्ट, मतलब मेरे पास मान लेते 2 फैक्टर 100 है, मतलब क्या कर सकते हैं b इंटू एच इजक्वल टू 100 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, प्राइम फैक्टराइज अगर हम कर दे तो। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र निकालने की कोशिश करें, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र निकालें तो क्या हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2 + 1 है कि नहीं, अल्फ़ा और बीटा पावर होता है तो अल्फ़ा + 1 इंटू बीटा पावर 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9। मतलब ऐसे जो 50 स्क्वायर यूनिट वाले ट्रायंगल होंगे, मतलब ऐसे 50 स्क्वायर यूनिट वाले ट्रायंगल होंगे तो कितने पॉसिबल होंगे 9, जिसका 2 वर्टेक्स कहाँ हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो और एक ओरिजिन पे हो। सर कैसे होगा, थोड़ा एग्जांपल दिखाइए। तो देखिए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हो सकता है कि ये थोड़ा कम हो जाए, ये थोड़ा बढ़ जाए, ये थोड़ा कम जाए, ये थोड़ा बढ़ जाए, ये थोड़ा कम हो जाए, ये थोड़ा बढ़ जाए, है कि नहीं, ये थोड़ा कम हो जाए, ये बढ़ जाए, है ना। ऐसे करके आपके पास टोटल एक साइड में 9 ट्रायंगल का पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, एक x पॉजिटिव हो सकता है और y भी पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं। इसके 9 ट्रायंगल्स, एक x नेगेटिव हो सकता है, y पॉजिटिव हो सकता है। इसके 9 ट्रायंगल्स, एक x नेगेटिव हो सकता है और y भी नेगेटिव हो सकता है। इसके 9 ट्रायंगल्स, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो सकता है। इसके भी 9 ट्रायंगल्स। तो देयरफॉर टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए, अगर हम टोटल ट्रायंगल्स की बात करें, टोटल ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9 × 4 दैट इज इक्वल टू 36 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। कितने ट्रायंगल पॉसिबल्स हैं 36। कितने, ठीक है, ये काफ़ी बेहतरीन बात होगी, समझ में बात। कितने ट्रायंगल पॉसिबल है 36 ट्रायंगल्स, है ना। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कंसेप्ट में बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन हम जानबूझ के बढ़िया करा रहे हैं ताकि आपको मतलब ये फील ना हो कि आप नहीं जानते कोई चीज़, है ना। आपसे क्वेश्चंस बनना चाहिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन होता नहीं है। हाँ, थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब कह सकते हैं क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, है ना। थ्योरी बहुत ज़रूरी है, बट सिलेक्शन आपको क्वेश्चंस ही दिलवाएगा, ठीक है। तो क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है फाइंड द पॉइंट, क्या बोल रहा है द पॉइंट ए डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पी एंड क्यू इन द रेशियो k:1। मतलब पी और क्यू मेरे पास कोई दो एक पॉइंट रहा होगा, उसको ए डिवाइड कर रहा है k:1 रेशियो में, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अच्छा के का वैल्यू ही बताना है, फॉर विच एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा बी और सी कोई दो पॉइंट है जो यहाँ पर दे दिया, दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। जैसे मान लेते मेरे पास एक लाइन है ऐसा कुछ, मान लेते ये पी पॉइंट हो गया और ये क्यू पॉइंट हो गया, है ना। पी पॉइंट जो दिया है -5,1 दिया है और क्यू पॉइंट जो दिया है 3,5 दिया है, ठीक है। इसको एक पॉइंट ए यहाँ पर कहीं डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं k:1 रेशियो में, ठीक है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं 3k - 5/k+1, 3k ऊपर लिख देते हैं। इसका अगर कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। 3k - 5/k+1 कॉमा क्या बोल सकते हैं 5k+1/k+1। ये आपको क्लियर है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। जब ऐसा कुछ हो गया तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ आ गया, तो अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के का ही वैल्यू बनाना, फॉर विच द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ये पॉइंट का नाम तो ए हो गया, ये पॉइंट का नाम क्या हो गया ए हो गया। और बी और सी कोई दो पॉइंट रहा होगा, जो ऐसे मान लो जिसका एरिया बताएंगे तो यहाँ मान लेते हैं कहीं यहाँ पर ऐसे कुछ बी रहा होगा, है कि नहीं। यहाँ पॉइंट मान लेते हैं सी रहा होगा ऐसा कुछ, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब हमको बता रहा है कि ये ट्रायंगल जो बना है हमारे पास,
ये जो ट्रायंगल बन के आया है इसका एरिया जो है दैट इज़ 2 स्क्वायर यूनिट है। इसका एरिया 2 स्क्वायर यूनिट है हमारे पास, है ना। कितना है? 2 स्क्वायर यूनिट। तो अब बस ये बताना है कि के का वैल्यू क्या है। तो बहुत आसान है, सिंपल सा बात हो गया। अब तो कैलकुलेशन इजी हो गया, क्योंकि अब हम क्या करना है, हमें सिंपल सा बात है कि एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से बोल सकते हैं हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और दैट इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? क्लियर बात? सर x1 अब x2 y1 y2 इसको तो पता ही नहीं, एक सी पता है हमको। अच्छा b और c तो दिया है ना। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। 1,5। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7,2। क्लियर बात? c का वैल्यू हो जाएगा 7,2 और b का वैल्यू हो जाएगा 1,5। ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास दिख रहा है कि यहाँ पर हाफ उधर चलेगा तो 4 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू मान लेते हैं x1, y1, इसको बोलते हैं x1, y1, इसको बोलते हैं x2, y2, इसको बोलते हैं x3, y3। ठीक है ना। तो हो जाएगा मेरे पास x1 कितना हो जाएगा? 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। और हम बात करें y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 5 प्लस x2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 7। x2 7 हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास? y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा? 5 माइनस y1 कितना हो जाएगा? 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस x3 मेरे पास कितना हो जाएगा? 1। और नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा? x3 आ गया y1 माइनस y2 y1 कितना हो जाएगा मेरे पास? 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस y2 कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। बस अब कैलकुलेशन बचा है और कुछ नहीं है। यहाँ से क्या बोल सकते हैं? -3 है ना, तो -9k और प्लस 15 अपॉन k प्लस 1 प्लस हो जाएगा 35 माइनस 35k -7 अपॉन k प्लस 1 और इधर हो जाएगा सॉरी वाई यहाँ पर लिख दिया, यहाँ वाई नहीं, यहाँ जाएगा y2 कितना है? y2 2 है। यहाँ हो जाएगा प्लस 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये जो नंबर है मेरे पास, ये नंबर दोनों को उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि k प्लस 1 हमारे, एक सेकेंड, ये दोनों नंबर को उधर भेज दे रहे, ठीक है ना। तो उधर जाके हो जाएगा 6 और 6 माइनस 35 है ना, मतलब -29 बन जाएगा। ठीक है। इधर में k प्लस 1 हम LCM ले लिए, नीचे जगह 9k प्लस 15 माइनस 35k माइनस 7 प्लस 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस 35। ठीक है। अब इसको हम आगे इधर फर्दर सॉल्व करते हैं ना, इसके आगे हम फर्दर इधर सॉल्व करते हैं। जब फर्दर इधर सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ समझ में आया ये चीज़ कि देखें तो ध्यान से, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? -9k माइनस 35k प्लस 5k, तो मेरे पास बन जाएगा 30 और 9 माइनस 39k कितना हो जाएगा? -39k। 15 में 7 गया, कितना बच गया? 8 प्लस 1 9 है ना, प्लस 9
इज इक्वल टू के उधर मल्टीप्लाई होगा, के प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, -29 के साथ, तो क्या हो जाएगा -29 के और -29, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास फाइनली 29 और 9 38 इज इक्वल टू, है ना, उधर चले जाएगा कितना हो जाएगा 10 के इज इक्वल टू कितना हो गया 38/10। और यहाँ से अगर हम फाइनली शॉर्ट करके लिखे तो क्या बोल सकते, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 19 के बार में, के इज इक्वल टू कितना हो गया 19/5। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और हमसे मांगा क्या था, बोला फाइंड द वैल्यू पे के इज टू 1 रेशियो क्या हुआ इतना, तो फाइंड द वैल्यू क्या, अच्छा के का वैल्यू मांगा था, तो के इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो के इज टू 1 मतलब k/1 बराबर 19/5। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं के इज टू 1 कितना हो जा रहा 19:5, और यहाँ से हमारे पास आ गया है के का वैल्यू। क्लियर बात, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, देख लीजिए एक बार, है ना। तो इस टाइप का सवाल काफ़ी खूबसूरत सवाल जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना, कि कैसे मतलब सब टाइप का सवाल को सॉल्व करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो मेरा फेवरेट पार्ट है, दैट इज़ हम उसको 4 फ्रंट्स ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। हालांकि 4 सेंटर ऑफ ट्रायंगल है, 4 नहीं, इस पर 5 भी आ जाता है, ठीक है, उसको समझाएंगे, ठीक है। कभी कभी 5 घुसता है, कभी कभी क्या, हमेशा। नेक्स्ट बात करते हैं 4 सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, 4 सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, देखिए सेंटर के 4 मतलब ट्रायंगल के 4 सेंटर हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग कोई ऐसे भी बोलता है, कोई बोलता है इसको 4 फ्रंट्स ऑफ ट्रायंगल, क्या बोलता है, कोई इसको 4 फ्रंट्स ऑफ ट्रायंगल भी बोल देता है। अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि आपस में रिलेशन काफ़ी अच्छा बनाता है। तो यहाँ से हम एक बात बोल रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये इसके ना टोटल 4 सेंटर होंगे अंदर में चांसेस है, कभी कभी बाहर भी हो जाते हैं, है ना। 4 सेंटर जो हम बात करें, उस 4 सेंटर का नाम है HGCI। आप लोग चौंक गए कि HGCI क्या है कि नहीं, आप लोग चौंक गए, है ना। आप लोग चौंक गए ना, HGCI, ये 4 ट्रायंगल क्या है ना, 4 सेंटर क्या है HGCI। आप चौंक गए, सर चौंका तो दिए, लेकिन ठीक है, देखते हैं HGCI क्या होता है। देखिए मेरे पास जो 4 वर्ड है ना HGCI, इसको बढ़िया समझते हैं। H मतलब हो गया हमारे पास ऑर्थो सेंटर, और G मेरे पास हो गया सेंट्रॉइड। C का बात करें तो मेरे पास हो गया सर्कम सेंटर, और I का अगर हम बात करें दैट इज इन सेंटर। मेरे पास 4 चीज़ है, दैट इज
ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर। इसके बाद एक और होता है एक्स्ट्रा, दैट इज एक्स सेंटर। समझाएंगे उसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। शॉर्ट में पहले हम आपको बताएं तो ऑर्थो सेंटर जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। अगर हम आपसे सेंट्रॉइड का बात करें तो सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अगर हम आपसे सरकम सेंटर का बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। और इन सेंटर का बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखिए जितना चीज़ है सब कुछ क्या है, स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है ना। सब कुछ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब समझते हैं बात को कि कैसे क्या होता है और कैसे सर इसका कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा, क्या होगा, सब कुछ समझते हैं। पहले समझते हैं कि ये सब है क्या। सबसे पहले बात करते हैं एल्टीट्यूड। व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन साइड एंड इट्स अपोजिट वर्टेक्स, है ना। तो इस साइड से अपोजिट वर्टेक्स पे यहाँ पर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाया है जो क्या 90 डिग्री बनेगा, है ना, ठीक नहीं, 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर। है कि नहीं। और यहाँ से भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक बनाएंगे, मेरे ख्याल से यहाँ बनेगा ना। और यहाँ पर से अगर हम बनाएंगे मेरे ख्याल से यहाँ बनेगा। है कि नहीं, तीनों जगह 90 डिग्री। ये जो पॉइंट आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। मतलब ये पॉइंट हो गया जी, क्या हो गया, सॉरी एच, क्या हो गया एच। बात समझ में आया? ये क्या हो गया एच, ठीक है ना, क्लियर बात। क्लियर बात। देखिए इस बात का ध्यान रखें इसमें कि जो ये लाइन से पास, मतलब ये जो एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड है ये हमेशा वर्टेक्स से पास होगा। ये एल्टीट्यूड जो है वर्टेक्स से पास होगा, एल्टीट्यूड जो है वर्टेक्स से पास होगा, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखें हमेशा, ये एल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से ही पास होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हम बात करें सेंट्रॉइड का, किसका बात करें? सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन। और मीडियन क्या करता है? डिवाइड अपोजिट साइड इन टू इक्वल हाफ। तो मान लीजिए इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करना, यहाँ से डिवाइड होगा, इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करना, मान लीजिए यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ से इक्वल हाफ में डिवाइड करना, यहाँ से डिवाइड होगा। तो मतलब यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ किए जो यहाँ पर ऐसे किया, इक्वल हाफ में डिवाइड किया। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए जो इक्वल हाफ में डिवाइड किया यहाँ पर। तो तीसरा वाला जो होगा यहाँ से ऐसे डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। सॉरी, यहाँ पर होगा इक्वली डिवाइड, यहाँ से करेगा, ठीक है, ठीक। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा दैट इज जी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, ये और इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, है कि नहीं। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड। क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड। मतलब ये मेरे पास आया था, ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास था ऑर्थो सेंटर। क्या था मेरे पास? ये ऑर्थो सेंटर। ये मेरे पास जो आया दैट इज सेंट्रॉइड। अब अगर हम बात करें आपसे इन सेंटर का, किसका बात करें? इन सेंटर और
एक सेंटर का। अभी हम लोग सब नॉर्मली बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी उसके बाद अगर डिस्कस करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। तो कैसे क्या क्या होगा। अगर हम बात करें सरकम सेंटर का, किसका बात करें, सरकम सेंटर का, तो सरकम सेंटर क्या होगा दिखाते हैं आपको। सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो साइड यहाँ से मान लीजिए बाइसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, चलिए यहाँ से, है ना। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो कि बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, इक्वल हाफ में बाइसेक्ट कर रहा। हम यहाँ से मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ड्रॉ किए, मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ड्रॉ कर लिए। हो सकता है बाहर चलाइए, कोई बड़ा बात नहीं है। थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा, ठीक है ना। और यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, मतलब थोड़ा सा तिरछा हो गया। नाइन्टी डिग्री बनेगा यहाँ से, ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से भी 90 डिग्री होता है। यहाँ पर जो मिलेगा मान लेते हैं ये हो गया मेरे पास सरकम सेंटर, ठीक है ना। क्या जाएगा, सरकम सेंटर, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मिसमैच हो गया, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी हम दिखाएंगे बढ़िया से समझ में आएगा। अब एंगल बाइसेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मान लीजिए मेरे पास एक एंगल बना है, यहाँ से मान लीजिए मेरे पास एक एंगल बना है, यहाँ से मेरे पास मान लीजिए एक एंगल बना है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा, इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा, इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा, मेरे पास वो क्या जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये पूरा गिजबिज हो गया। हम इस सबको बढ़िया से अब डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं डिटेल में। सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास आएगा दैट इज़ ऑर्थो सेंटर। क्या आएगा, ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद फिर उस पर बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आते हैं ऑर्थो सेंटर। देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है। जब भी वर्ड गिरे ऑर्थो, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री। जब भी गिरे ऑर्थो, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री। ये बात याद रखिएगा। तो ऑर्थो सेंटर मतलब ऐसा लाइन जहाँ पर, ऐसा पॉइंट जहाँ पर, ऐसा सेंटर जहाँ पर क्या हो, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे। कौन सा परपेंडिकुलर भाई, यहाँ पर एल्टीट्यूड का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, एल्टीट्यूड। मतलब क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर अ पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, या फिर हाइट बोल सकते हैं ना। है कि नहीं, या फिर कोई कोई परपेंडिकुलर भी बोलता है, ठीक है ना, जो भी बोल दीजिए। क्लियर बात, समझ बात। दूसरा बात, इट इज़ डिनोटेड बाय एच। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका डायग्राम अगर हम आपको बनाने के बाद लें, तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ ट्रायंगल है, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाएं आपसे, फिर यहाँ से हम एक हाइट ड्रॉ करवाएं, जो कि यहाँ 90 डिग्री बनाया है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लिखने में। देखो, जो कि यहाँ 90 डिग्री बनाया, कितना बनाया, 90 डिग्री। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जो कि 90 डिग्री बनाया।
जो कि 90 डिग्री बनाया। फिर थर्ड परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किए हम, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो गया दैट इज ऑर्थो सेंटर। क्लियर है। दूसरा बात, इसका कुछ कुछ खास बात है, लिख लो SSKG शुभम सर का ज्ञान, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, शुभम सर का ज्ञान। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट, इसको एकदम याद रखना ही रखना है किसी भी हाल में। नंबर ए, इफ़ ट्राइंगल इज एक्यूट, मतलब कह सकते हैं फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, किसके लिए बोले, फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल H lies इनसाइड, मतलब ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा। सेकंड बात बोले हम आपसे कि एक सेकंड बात अगर हम आपसे बोले फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, H लाइज आउटसाइड। जिस तरह से पहला आपको एग्जाम्पल दिखाएं तो कैसा ही ट्राइंगल था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल था ना। थर्ड बात है आप याद रखिएगा कि फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ये सब हम लोग प्रूव करके आते हैं क्लास लाइन में, है ना। हाँ, 9-10 में हम लोग सब प्रूव करके आते हैं। H लाइज, मतलब H इज द पॉइंट वेयर 90 डिग्री इज फॉर्म्ड, है ना, वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड। H इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड, है ना, मतलब वही पॉइंट है जहाँ पर राइट एंगल बना, वही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट बोले तो कोऑर्डिनेट लिखने का ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन हम कभी उसका कोऑर्डिनेट का यूज़ नहीं करते हैं। ट्रिक बता देंगे लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम देखने का नज़रिया दिखाएंगे कि कैसे देखा जाता है, ठीक है ना, कि कैसे इसको देखना है, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट भी बता देते हैं हम आपको साथ ही साथ। इसका कोऑर्डिनेट का बात करें, कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ बोल देते हैं, x1 tan A, अब सर ये क्या है बताते हैं, प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C। आप इस कोऑर्डिनेट को देख के घबराएं ना, इसका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। y1 tan A, y2 tan B प्लस y3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C। आइए हम बताते हैं कि x1 y1 और tan A tan B ये सब है क्या, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला बात, देखिए मान लीजिए ट्रायंगल है x1, ये साइड है x1, ये x2 और ये x3। तो इसका x1 का अपोजिट वाला साइड होगा A, x2 का अपोजिट वाला B और ये हो जाएगा C, ठीक है ना। मतलब ये एंगल A, एंगल B और एंगल C, क्लियर हो। इसका tan इसका tan वगैरह लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका यूज़ हम लोग नहीं करते, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट बना करके रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑर्थो सेंटर था, लेकिन अब सर इसमें कुछ खास बात बताइए जो कि देखने में लगे। सर क्या मतलब, कैसे क्या होगा, सब कुछ बताइए बढ़िया से।
तो अच्छा x1, अरे यार हम x1 x2 इसमें दूसरा चीज़ दे दिए, सॉरी इट्स माय एल्पोलॉजी, एपोलॉजी नहीं एल्पोलॉजी, ध्यान दिए नहीं, हम x1 क्या दे दिए, साइड दे दिए, ABC देना था, साइड इसका ABC और x1 x2 तो कोऑर्डिनेट होगा ना, x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए ये साइड बोलना है तो बोल सकते हैं आप स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये आगे यूज आएगा, ठीक है, इन सेंटर में, ठीक है। तो अब इसमें कुछ देखने का नज़रिया बताते हैं हम आपको। देखने का नज़रिया मतलब देखिए, अब दिखाते हैं कैसे देखना है इसको, लिख ही लीजिए, देखने का नज़रिया, है ना, देखने का नज़रिया, चलिए मिटा देते, बढ़िया से लिख देते इसको। देखिए जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसा कुछ, देखिए मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ है, मान लीजिए ये साइड है A, ये साइड है B, ये साइड है C, क्लियर। अब सिंपल सा बात पूछ रहे हैं हम आपसे कि एक ऐसा चीज़ होगा जो कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा जो 90 बनाएगा, है ना। तो ये 90 जब बनाएगा और यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 बनाएगा, है कि नहीं, ये क्या बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा और ये पॉइंट H हो जाएगा। सर तीसरा नहीं दिया, अरे भाई तीसरा तो इसी से पास होगा ना, तो ये कहीं ना कहीं H हो जाएगा। तो H मान लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा हो गया कुछ भी, और ये मान लेते हैं x1, y1 है, और ये मान लेते हैं x2, y2 है, और ये मान लेते हैं x3, y3 है, क्लियर है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं स्लोप पता ही है आप लोगों को, नहीं पता है बताते हैं स्लोप क्या होता है शॉर्ट में, इसको m से दिखाते हैं जो कि tan थीटा के बराबर होता है, और ये कभी ना कभी मतलब हमेशा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। हम दिखाएंगे आपको कैसे होता है जब पढ़ाएंगे। तो मतलब 2 पॉइंट अगर दे दिया है तो वहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से स्लोप जो निकलेगा m1, तो यहाँ से जो स्लोप निकलेगा m2 क्या हो जाएगा इक्वल, मतलब क्या बोल सकते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दिखाएंगे, सब बताएंगे, परपेंडिकुलर होता है इसलिए -1 होता है। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या सॉल्व कर लेंगे, अल्फ़ा और बीटा, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ h, है ना। तो सर स्लोप का प्रोडक्ट -1 क्यों होता है ये भी सिखाएंगे, ये भी बताएंगे कैसे होता है, लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए कब होता है ये, फॉर परपेंडिकुलर। किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर के लिए। पैरेलल के लिए क्या होता है सर, फॉर पैरेलल m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता है, 2 स्लोप सेम हो जाता है ना, सब बताएंगे, ठीक है, चिंता ना करें। तो बस ये हम देखने का नज़रिया बताएं क्योंकि अभी तक हम स्लोप आपको बताए नहीं हैं, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, इसी से सवाल हम लोग उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आपका हो गया ऑर्थो सेंटर, क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंट्रॉइड में। किस में बढ़ते हैं, सेंट्रॉइड में। समझ। तो अगर हम सेंट्रॉइड का बात करें तो देखिए इसमें जो चीज़ छूट जाएगा उसको क्वेश्चंस में ले लिया जाएगा, ठीक है ना, चिंता ना करें। सेंट्रॉइड का अगर हम बात करें तो व्हाट इज सेंट्रॉइड, अभी हम आपको बताए थे, क्या बताया था सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। देखिए मीडियन वर्ड जो आया है कहाँ से आया, सीवियन से आया, कहाँ से आया, सीवियन से, ठीक है ना। मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब अ लाइन विच बाइसेक्ट अपोजिट साइड इनटू टू
इक्वल हाफ, ठीक है। परपेंडिकुलर हो या ना हो उससे मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा गर्दन भी दर्द कर रहा है, ठीक है। देखिए ये बात समझ में है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ बात करना बाकी है, ठीक है। अभी देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या आपको दिया जाए, क्या क्या नहीं दिया जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मीडियन होता क्या है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसा कुछ ट्रायंगल है, तो अगर मान लेते हैं ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, ठीक है। इसको बोलते हैं x1, y1, इसको बोलते हैं x2, y2, इसको बोलते हैं x3, y3। 3 कोऑर्डिनेट दे दिया ये, है ना। तो जब मीडियन का बात हुआ हमारे पास, तो जब मीडियन का बात आया तो यहाँ से लेकर के एक साइड आया जो कि इक्वली बाइसेक्ट करेगा यहाँ पे, मतलब इक्वली यहाँ से बाइसेक्ट करेगा, है ना। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया, है कि नहीं। उसी तरह से ठीक यहाँ से एक साइड आएगा जो कि यहाँ पर इक्वली बाइसेक्ट करे, है ना। मतलब यहाँ से आया ऐसे बाइसेक्ट किया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, है कि नहीं। तो थर्ड पार्ट ऑफ कोर्स कहाँ से पास करेगा, यू नो इफ़ यू नो, है ना। यहाँ से पास करेगा जो कि इक्वली बाइसेक्ट करेगा, है ना, यहाँ इसमें। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, जी, दैट इज सेंट्रॉइड। क्या बन जाएगा, सेंट्रॉइड। और जी का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होता है, x1 + x2 + x3। चलिए इसको प्रूव कर देते हैं, ये आसान है, तुमको आप लोगों को प्रूव होना आसान है, तुरंत करवा देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए मीडियन का एक और खासियत होता है, क्या खासियत होता है समझिए। मीडियन का खासियत समझिए थोड़ा सा कि ये इट डिवाइड्स, एक सेकेंड, इट सेंट्रॉइड, इट डिवाइड्स मीडियन। ये मीडियन को डिवाइड कर दिया, देखिए ये मीडियन को ही डिवाइड कर दिया इन द रेशियो, किसमें, 2:1। किस रेशियो में, 2:1 में। मतलब 2:1 रेशियो में डिवाइड कर दिया, मतलब ये 2 भाग और ये 1 भाग, ये पूरा लाइन का ये 2 भाग, ये 1 भाग, है ना। समझिए बात। अगर ऐसा बात है तो इसको मान लेते हैं, बोलते हैं थोड़ा देर के लिए x अल्फ़ा, बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, बीटा, है ना। और आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से, तो ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा ना, b और c का मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। 1:1 रेशियो में डिवाइड होगा, तो बिल्कुल सही बात। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए, इतना प्लस इतना डिवाइड बाई 2, मतलब x2 + x3 डिवाइड बाई 2 और y2 + y3 डिवाइड बाई 2, है कि नहीं। आप लिख सकते हैं आराम से, है ना। और ठीक उसी प्रकार में आप क्या कर सकते हैं, ये वाला लाइन को बाहर निकाल लीजिए, ए, और इस नामकरण कर देते हैं, इसको बोल देते हैं डी, इसको बोलते हैं डी पॉइंट, है ना। तो ए डी लाइन को बाहर निकाल दिए। मान लीजिए हम ए डी लाइन को यहाँ पर बाहर निकाल दिए हैं, मान लीजिए ए डी लाइन को हम यहाँ बाहर निकाल दिए। ये हो गया ए, दैट इज़ x1, y1, और ये हो गया डी, दैट इज़ x2 + x3 बाई 2 और y2 + y3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ कहीं हो गया अल्फ़ा, बीटा, दैट इज़ g, और रेशियो हो गया 2:1, है कि नहीं। और ये g निकालेंगे तो सेक्शन फार्मूला के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा = 2 टाइम्स ऑफ x2 + x3 + x1, यहाँ बाई 2 है ना, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई 2 + 1, यहाँ से 2 कैंसिल, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बीटा का बात करें तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, जल्दी बता दीजिए। बीटा आ जाएगा
y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है नहीं, ये मेरे पास आ जाएगा सेंट्रॉइड। क्या आ जाएगा? सेंट्रॉइड, है ना। जब ये मेरे पास सेंट्रॉइड, देखिए इसमें हम कोऑर्डिनेट लगा देंगे क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट लगाना आसान है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ काम वाली बातें, ठीक है ना। कुछ काम वाली बातें पे हम अगर बात करें तो हम लिख लेते हैं इसमें। चलिए नोट, इम्पोर्टेंट नोट है ना। इम्पोर्टेंट नोट का अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कुछ ध्यान रखने वाली बात यह है कि SSKG लिख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करें तो जो बता चाहिए थे, सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। एक याद रखने वाली बात है ये है कि सेंट्रोइड ना ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हल्का में ना लीजिए इसको, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसमें एक बात और होता है, आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ ट्रायंगल है, समझिए थोड़ा देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए ऐसा कुछ ट्रायंगल है ना। ऐसी घटा छाई ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई। देखिए देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ से मीडियन हम ड्रॉ किए, यहाँ से मीडियन ड्रॉ किए और यहाँ से मीडियन ड्रॉ किए, है कि नहीं। मीडियन ड्रॉ किए, ठीक है। अब ये जो मीडियन मेरे पास आया ना, दैट इज़ जी, ये जो मीडियन आया ये, देखिए ये 3 ट्रायंगल बनाएगा। एक ट्रायंगल ये, है कि नहीं, एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल ये। तीन ट्रायंगल बना रहा हूँ सर, 6 बना रहा है, 3 कहाँ बना रहा है? चलिए 6 बना रहा है, ठीक है। पहले ये समझिए 3 बना रहा है ना, चलिए 6 बना दिए। चलिए 6 ही बना देते हैं आपके लिए। सर ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, बिल्कुल सही सोचो, 6 ट्रायंगल बना रहा। तो मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया है Δ1, इसका Δ2, इसका Δ3, इसका Δ4, इसका Δ5, इसका Δ6। तो यहाँ से ये बोलना चाह रहे हैं कि Δ1 बराबर Δ2 बराबर Δ3 बराबर Δ4 बराबर Δ5 बराबर Δ6। मतलब सारे ट्रायंगल के जो एरिया होंगे वो क्या होंगे? अरे भाई साहब, एरिया भाई साहब क्या होंगे? वो सेम हो जाएंगे। मतलब एरिया ऑफ एवरी ट्रायंगल विल बी सेम, ठीक है ना। सारे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। मतलब मान लेते हैं PABC PQR, तो इसको बोलते हैं जी, है ना। तो सारे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। इसमें एक और थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि मीडियन पे बात होता है। चलिए उसको भी देख ही लेते हैं, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हो जाता है। बस थ्योरम बता देते हैं, हम लोग पढ़ के आते हैं, ठीक है। 9-10 में आप लोग पढ़े होंगे। एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है कभी कभी। देखो समझा देते हैं क्या होता है ये। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, लीजिए ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ठीक है ना। ऐसा कुछ मेरे पास ट्रायंगल है और ये A है, B है, ये C है।
यहाँ से हम ऐसा कुछ हो गया, मतलब ये बोल रहा है कि ये मीडियन है। ये क्या है? मीडियन। ये क्या है? मीडियन है। अच्छा, ये मीडियन है तो ये अपोजिट साइड को क्या करेगा? इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मान लेते हैं पी पॉइंट पे कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? पी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा तो ये अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है? अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है? ये बोलता है कि मेरे पास ए बी का जो स्क्वायर होगा प्लस ए सी का जो स्क्वायर होगा वो 2 टाइम्स ए पी का जो स्क्वायर होगा प्लस बी पी का स्क्वायर होगा। तो इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे क्योंकि इसका प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और 9 10 हम लोग आराम से करते हैं, बताते थे कैसे होता है। देखिए पहले इसको समझाते ये चीज़ क्या बोलना चाह रहा है। देखिए ए बी का स्क्वायर, समझिए बात को। ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर और ये क्या है? ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी बोलते हैं या फिर पी सी बोलते हैं, की बात है क्योंकि दोनों सेम साइड है। तो ए पी का स्क्वायर प्लस 1 ऑफ द लेंथ ऑफ मीडियन का स्क्वायर, मतलब जो बाइसेक्ट किया उसका स्क्वायर प्लस मीडियन का स्क्वायर। बात समझ में? सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है, इसका यूज़ होता है कभी कभी, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, सर्कम सेंटर में। किस बनते हैं? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर समझ में आ जाएगा, फिर हम इन सेंटर पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? फिर उसके बाद आपको ट्रिक देंगे जिस पे हम सब कुछ याद कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ट्रिक देंगे हम आपको, इसमें आपको सब कुछ याद भी कर सकें। लास्ट में आपका ये पूरा जितना नोट्स बना है ये सबका हम आपका ड्राइव दे देंगे आपको, ठीक है। सबका ड्राइव आपको लास्ट में दे देंगे ताकि आप लोग क्या कर सके? नोट कर सके, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं किस पे? सर्कम सेंटर पे। बात करते हैं सर्कम सेंटर। देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, जल्दी बताइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। देखिए इसको थोड़ा अगर डायग्रामेटिकली देखें हम आपको तो ये बात बोल सकते हैं यहाँ से कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, ऐसा कुछ है ना, मान लीजिए ऐसा कुछ है। चलिए देखिए अब ऐसा कुछ ट्रायंगल है मेरे पास, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया? देखिए मान लीजिए ये मेरे पास बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है और यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं, 3 जगह पर बाइसेक्ट हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ ड्रॉ होगा, ठीक नहीं, आपके पास ऐसा कुछ ड्रॉ होगा। आप अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ ड्रॉ होगा। है कि नहीं? अगर आप जब आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो आपके पास ऐसा कुछ ड्रॉ होगा। मेरे रंग में यूं ही रंगने वाली, देखिए ड्रॉ हो गया ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए इससे क्या हुआ, देखिए समझिए, इससे हमें ये समझ में आया कि यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा, हमें यहाँ से ये समझ में आया कि यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा,
और हमें यहाँ से ये समझ में आया कि यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा। तो ये जो पॉइंट आया है, दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द एंड ये जो पॉइंट आया दैट इज़ सी, दैट इज़ सर्कम सेंटर। क्या हो गया? सर्कम सेंटर। क्या हो गया? सर्कम सेंटर। मतलब देखिए सर्कम सेंटर का खासियत ये हो गया कि ये कभी भी क्या वर्टेक्स से पास करना ज़रूरी नहीं समझता है, वर्टेक्स से पास करना ज़रूरी नहीं समझता है। ठीक, कि ज़रूरी नहीं कि वर्टेक्स से पास ही हो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये वर्टेक्स से पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक और ख़ास बात दिखाते हैं जो आपको देखना चाहिए कि यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका सर्कम सेंटर का, और यहाँ से जो डिस्टेंस है सर्कम सेंटर का, और यहाँ से जो डिस्टेंस है सर्कम सेंटर का, तीनों क्या है? सेम है। तीनों क्या है? तीनों क्या होता है? सेम होता है। तीनों क्या होता है? सेम। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है। अगर ये सेंटर है, ये डिस्टेंस सेम है, तो कहीं ना कहीं ये रेडियस बनाता होगा, है। अगर हम इसको इमेजिन करके एक सर्कल बनाएं, थोड़ा सा क्लियर समझिए, इमेजिन करके अगर हम एक सर्कल बनाएं ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ सर्कल बनाएं, ले प्यार ने अंगड़ाई, ये देख के दिल झूमा। थोड़ा अजीबोगरीब बन गया, ठीक है। तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस, ये सॉरी ये रेडियस हो जाएगा। इस रेडियस को हम लोग बोलेंगे सर्कम रेडियस। क्या बोलेंगे? सर्कम रेडियस। इस सर्कल को बोलेंगे सर्कम सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल। ठीक है, इस बात को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ खास बात है। अच्छा, एक बात और याद रखें कि बाइसेक्ट कर रहा तो ये चीज़ दिखा देते हैं कि हाँ ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, है ना। उसी तरह से ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, उसी तरह से ये वाला और ये वाला भी इक्वल रहेगा, है ना। ठीक है, सिंपल सा बात है। इसका अगर आप कोऑर्डिनेट बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया, ये साइड सी हो गया। इसका कोऑर्डिनेट बोलते हैं x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट बोलते हैं आप x2, y2। इसका कोऑर्डिनेट बोलते हैं x3, y3। तो बोल सकते हैं ना। तो इसका कोऑर्डिनेट जो सर्कम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं वो होता है ऐसा कुछ। सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होता है मतलब थोड़ा पेचीदा है, लेकिन क्या करिएगा देखा जाएगा। लेकिन हम लोग बिना इसका ही यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं। तो x1 sin 2a प्लस x2 एक सेकेंड sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c कॉमा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस एक सेकेंड जगह नहीं है, इसको इधर किस कहते हैं, प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक है,
ये मेरे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट। क्या आ जाएगा मेरे पास? कोऑर्डिनेट। क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर? इसमें भी कुछ काम की बात है ना? जो काम की बात है चलिए उस पर बात करते हैं। काम की बातों पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना? तो सबसे पहला बात जो है हमारे तरफ से वो है, पहले लिख लीजिए SSKG, है ना? शुभम सर का ज्ञान। ये सबसे पहला बात जो है दैट इज़, मतलब जो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहा, मान लीजिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहा अगर, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि सर्कमसेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ठीक है ना? वही अगर मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहा, क्या रहा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग? सर्कमसेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। क्या बोलेंगे हम लोग? सर्कमसेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? लेकिन वही अगर थर्ड में राइट एंगल रहा, क्या रहा? राइट एंगल रहा, अगर मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल रहा, तो तब क्या बोलेंगे कि सर्कमसेंटर विल लाइज, सर्कमसेंटर कहाँ लाई करेगा? चलिए बताइए, जल्दी बताइए। लाइज ऑन द मिड पॉइंट। कहाँ? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखिए इस बात को दिखाते हैं हम आपको, तो इस बात को बताते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ठीक है? इसका मिड पॉइंट कहाँ हो गया? ये हो गया ना, ये मिड पॉइंट हो गया, यही हमारा सर्कम सर्कल हो गया। ये क्या हो गया? सर्कम सर्कल हो गया। समझ में क्या आया? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये तीनों इक्वल हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से अगर हम एक काम करें, यहाँ से मैच करके अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा ना। है ना? आपको पता ही है, ठीक है ना? क्योंकि हमको ये प्रॉपर्टी भी पता है। क्या प्रॉपर्टी पता है? कि अगर कोई मतलब ये सेंटर है और अगर सेंटर सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल के अंदर अगर आर्क कोई भी एंगल बनाएगा तो कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, है ना? क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री बनाएगा, है नहीं? पता है ना? ये बात हम लोग पढ़ाए भी हैं, क्लास 9 में पढ़ते भी लोग, है ना? सिंपल सा बात। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना तीनों वर्टेक्स से दूरी क्या रखता है? बहुत ही सेम रखता है। मतलब यहाँ से अगर हम बोले, यहाँ से बोले इस बात को कि एक बात बोल सकते हैं कि इट इज़ द ओनली पॉइंट, मतलब सर्कमसेंटर इज द ओनली पॉइंट which lies at equal distance from all three vertices of triangle। है कि नहीं? कह सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला जो काम का बात है,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज सर्कम रेडियस यानी आर। क्या बोलेंगे? आर के ऊपर है कि आर जो होता है, सर्कम रेडियस जो होता है वो क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बोले हम? तो आर यहाँ पर क्या है बता के फटाफट बताइए। आर मेरे पास है सर्कम रेडियस, ए बी सी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, डेल्टा क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर बात? इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, डेल्टा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हम लोग को इसको बढ़िया से यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन सेंटर। नेक्स्ट क्या आता है? इन सेंटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरा, चारों को रिकैप करेंगे, शॉर्ट ट्रिक देंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। चारों को रिकैप करके शॉर्ट ट्रिक देने के बाद फिर हम आपको लेके चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। चलो ले चले तुम्हें कुछ सवालों पे, है ना। नेक्स्ट आता है दैट इज़ क्या, इन सेंटर। देखिए अभी तक हम लोग फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में चले नहीं हैं, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में जाने से पहले हम बहुत सारा क्वेश्चंस और कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। थकान काफ़ी हो जाता है, बैठे बैठे लेक्चर बनाने में भी थकान हो जाता है। सर खड़ा खड़ा बनाते थे तो भी थकान होता था, बैठे बैठे भी हो रहा है, भाई बोलना पड़ता है ना। देखिए इन सेंटर इट इज़ डिनोटेड बाय, सबसे पहला बात इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। आई से डिनोट करते हैं इसको। दूसरा बात, ये होता क्या है, इट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, उसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब क्या कहना है, चलिए समझाते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, क्या है मेरे पास, ऐसा कुछ मान लेते हैं, मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, ठीक है ना, ऐसा कुछ ट्राइंगल, ठीक है। जब ऐसा कुछ ट्राइंगल है तो मेरे पास ये कुछ एंगल बनाता होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये कुछ एंगल बना रहा है ऐसे, है ना, ये कुछ एंगल बनाया। अब यहाँ से एंगल बनाया है 60 डिग्री, तो इसको हम इक्वली अगर डिवाइड कर दें तो ये 30 डिग्री बनाएगा, है ना। तो यहाँ से एक लाइन निकाले जो कि एंगल बना डिवाइड कर रहा है इसको, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल कर दिया, है ना। उसी तरह से मेरे पास मान लेते हैं एक और ट्राइंगल, मतलब एंगल बना है ऐसा कुछ, है ना। अब इसको मान लीजिए यहाँ से डिवाइड कर दिया ऐसे, ऐसे कुछ, है ना, एंगल डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। थर्ड का बात करें, मान लेते हैं ऐसा कुछ, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पास कोई एक एंगल है, ठीक है ना, और इसको यहाँ से मान लीजिए कोई इंटरसेक्ट कर दिया, है ना, यहाँ से एंगल डिवाइड कर दिया, है ना। एंगल तीनों डिवाइड हो गया, है ना। तो ये जो पॉइंट मेरे पास आया है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज आई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन सेंटर। क्या बोलेंगे, इन सेंटर। मान लेते ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, और ए है, मान लेते इसको x1, y1 बोल देते हैं, इसको बोलते हैं x2, y2, इसको बोलते हैं x3, y3।
ठीक है, ऐसा कुछ बोले हम उसको, ठीक है। तो और साइड का नामकरण कर देते हैं, साइड का नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि ये साइड ए का अपोजिट वाला बोल देते हैं हम ए, बी का अपोजिट वाला बोलते हैं बी, और सी साइड एंगल का अपोजिट वाला सी, ठीक है ना। तो जब इससे आपको कोऑर्डिनेट मांग लेगा, कोऑर्डिनेट पहले देख लेते क्या होगा। तो आई का वैल्यू जब आपसे मांग लेगा, जब भी आपसे आई का वैल्यू मांग ले कि आई का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप, आई का कोऑर्डिनेट जब भी मांग लेगा तो आप क्या बोलोगे, a टाइम्स ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ x2 प्लस c टाइम्स ऑफ x3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, a टाइम्स ऑफ y1 प्लस b टाइम्स ऑफ y2 प्लस c टाइम्स ऑफ y3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, है ना। क्लियर बात। ये आपके पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। क्या जाएगा, कोऑर्डिनेट। देखिए इसमें भी बहुत कुछ बात करना है, दिखाते हैं आपको क्या क्या बात करना है। ये तो सिंपल सा भी कोऑर्डिनेट दिए हम आपको, ठीक है। इसमें कुछ कहने वाली बातें बहुत सारी हैं। जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट कि काम वाली बातें पहले देख लेते हैं ना, क्या क्या काम का बात है। सबसे पहले बात करते हैं SSKG का, सोम सर का ज्ञान, है ना, कि इन सेंटर सबसे पहले कहाँ लाई करता है। सबसे पहला बात, इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द ट्राइंगल। सेकेंड नंबर, देखिए इसका मतलब समझाते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम आपको समझा रहे हैं कि ओनली पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल which lie at equal distance from all three sides। इसका मतलब नहीं समझ में आया, वेरी गुड। चलिए समझाते हैं अब। सॉरी देखिए सेकेंड पॉइंट का मतलब समझाते हैं। जैसे हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर, क्या यहाँ से कैसे कॉपी करें, यहाँ डुप्लीकेट, सब कलर तो इस्तेमाल हो गया जी, बचा क्या। चलिए इसी को इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ से अगर बात करें आपसे तो देखिए इससे क्या समझ में आया, इसका मतलब ये है, इसका ये कहना चाह रहा है, ये कभी क्या कहना चाह रहा है सर कभी ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, तो अगर हम यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएं, मान लीजिए मतलब एक सर्कल बनाएं, मान लीजिए जैसे कोई सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सर्कल एक बना जो कि ये सेंटर पे बना है कि नहीं, मतलब ये सेंटर है, उस पर एक सर्कल ट्रायंगल के अंदर बन गया है। तो यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि ये मेरे पास साइड से साइड से इक्वल दूरी बनाएगा। क्या बनाएगा,
इक्वल दूरी बनाएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल के, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर। क्या बोलेंगे इसको? स्मॉल आर, दैट इज इन रेडियस। क्या बोलेंगे? इन रेडियस। क्या बोलेंगे? इन रेडियस। क्या बोलेगा? इन रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में। तो आपसे कभी कभी इन रेडियस निकालने बोलेगा तो उसका ही फॉर्मूला दे देते हैं, ठीक है ना। इन रेडियस का फॉर्मूला कि स्मॉल आर क्या होता है। तो जब भी आपको इन रेडियस निकालने बोल दिया जाए, जब भी आपको बोल दें कि इन रेडियस क्या होगा बताइए, तो आप बेझिझक बोलिएगा आर इज़ इक्वल टू, क्या बोलिएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्या बोलिएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट आपसे जब भी अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं। सी नंबर पॉइंट का बात करते हैं। सी पॉइंट जब बात करें उसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए कि इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर थ्रू वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? थ्रू वर्टेक्स। यहाँ पर ए इन रेशियो बी प्लस सी इज टू ए, बी इन रेशियो ए प्लस सी इज टू बी, सी इन रेशियो ए प्लस बी इज टू सी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझने वाली बात है। इसको आप समझिएगा तो आपको फील समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर थ्रू वर्टेक्स। मतलब इन सेंटर जो है ना, वो जिस वर्टेक्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर को जो डिवाइड कर रहा है जिस वर्टेक्स के थ्रू, वो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए को कैसे डिवाइड कर रहा? ए को डिवाइड कर रहा, चलिए बताइए कैसे? बी प्लस सी इज टू ए, मतलब बी प्लस सी इज टू ए। जैसे हम सी को डिवाइड कर रहा, कैसे डिवाइड कर रहा? बी प्लस ए इज टू सी, है ना। जैसे इसको डिवाइड करा बी को, तो क्या जाएगा? ए प्लस बी इज टू, ए प्लस सी इज टू बी। बात समझ? तो मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ऐसा कुछ है, जैसे मान लेते मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है ऐसा कुछ, ठीक है ना। मान लेते ए साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। तो आप ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो जब रेशियो में डिवाइड जिस रेशियो में कर रहा हूँ, क्या कर रहा है? ए अपॉन बी, ए प्लस बी इज टू सी रेशियो में, ठीक है ना। समझिए बात? बस वही बोलना चाह रहा, और कुछ नहीं। समझ में बात? सिंपल सा बात है जो कि समझने वाली बातें हैं, ठीक है। और इसमें कोई उतना बड़ा बात है नहीं। इसमें एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी लगता है, आप बोलिएगा तो उसको ही बता, चलिए बता ही देते हैं। जब उसको कर ही लिए तो एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही सही। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये थोड़ा सा ना 10 और 9 के साथ रिलेट करता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वाला बात कर लेते हैं, है ना। एक्सटर्नल में हम लोग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है जो कि एक सेंटर बनाए। चलिए उसको भी देख ही लेते हैं साथ साथ में। इसमें भी एंगल बाइसेक्टर में दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, है ना। जो सबसे पहला होता है दैट इज मान लेते हैं, हम बात करते हैं इंटरनल का। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखें इसको। मेरे पास मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ऐसा कुछ,
ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है। तो मान लेते हैं यहाँ से मेरे पास कोई एक लाइन आया जो कि एंगल को बाइसेक्ट किया। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से मान लेते हैं पॉइंट ए है, बी है और ये सी है और ये मान लेते डी है। तो ये बात याद रखें कि बी डी अपॉन डी सी वो हमेशा किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ए सी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसका अपॉन इसका इज इक्वल टू इसका अपॉन इसका होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग सबको प्रूव करते हैं 9 10 में, इसका भाई प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करना है। सेकंड वाला बात क्या होता है, एक्सटर्नल एक्स सेंटर का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स सेंटर वो एक्स सेंटर कैसे बनता है, ये एक्स सेंटर बनता है ये एक्स सेंटर बनता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। मतलब समझाते, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि मेरे पास मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है। और ये ट्रायंगल ऐसा कुछ है, छोटा ट्रायंगल लेता है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल को अगर हम एक्सटेंड करें, थोड़ा समझिए ध्यान से, देखिए हम इस ट्रायंगल को अगर हम एक्सटेंड करें इधर से, ऐसे कुछ होगा। इसको एक्सटेंड करें तो ऐसे कुछ होगा। और अगर हम इधर एक्सटेंड करें, एक सेकेंड, तो ये देखिए ध्यान से देखें, तो अगर हम इधर एक्सटेंड करें तो ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना। सॉरी, इट्स माय एपोलॉजी। देखिए हम दिखाते, एक तरफ दिखाते समझ में आ जाएगा आपको कि हर जगह हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये एक्सटर्नल एंगल है और ये भी एक्सटर्नल एंगल है ना। तो ये एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे बाइसेक्ट करेगा एंगल को, है ना। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इस एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का बात करें, ये एंगल, तो यहाँ से ऐसे कहीं ना कहीं बाइसेक्ट करेगा, ऐसा कुछ है ना। और ये पॉइंट को पे मिलेगा, ये पॉइंट पे मिलेगा, है ना, इस पॉइंट पे मिलेगा। इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलेंगे एक्स सेंटर। के इसको हम पहले खींच लेते हैं इधर, यहाँ पर। तो इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, एक्स सेंटर। इससे दिखाते हैं क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स सेंटर। तो व्हाट इज एक्स सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, है कि नहीं सर। तो एंगल बाइसेक्टर है तो कैसे ये हम प्रूव कर दें, मतलब कैसे ये सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, सेंटर है वगैरह सब दिखाते हैं आपको। देखिए ये ऐसे मान लीजिए, इसको एक्सटेंड कर दिया आगे चल के। तो अगर हम एक सर्कल बनाएं थोड़ा सा समझ के, सोच समझ के, तो हमारे पास ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, है ना। मतलब ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। ऐसा कुछ थोड़ा सा 19-20 हो गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ऐसा कोई सर्कल बनेगा, ठीक है ना। और ये सर्कल को क्या बोलेंगे, एक्स सर्कल। क्या बोलेंगे, एक्स सर्कल। ठीक है। तो ये मेरे पास आपका होता है एक्स सेंटर। HGCI लगभग ऑलमोस्ट
ख़त्म। सर ट्रिक नहीं बताएं? अच्छा ट्रिक भी बता देते हैं। ट्रिक बताने के बाद फिर हम आपको लेके चलेंगे कुछ क्वेश्चंस पे। किस पे लेके चलेंगे? क्वेश्चंस पे। तो क्या ट्रिक हम अब आपको बता दें? बोलिए हाँ या ना, क्योंकि इसके बाद फिर यूलर्स लाइन आएगा, बहुत सारा चीज़ है अभी। यूलर्स लाइन है, ट्रिक है, उसके बाद फिर कैसे याद करना है, सब कैसे सवाल बनाएंगे, ये सब चीज़ है। तो हम सोच रहे हैं कि आज का लेक्चर्स को और ज़्यादा लंबा एक्सटेंड ना करें, नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आज को इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।